बात करें तो दो बॉडी था M1 M2 हेड ऑन कॉलिजन की बात कर रहे थे ऑब्वियसली, क्योंकि ऑब्लिक कॉलिजन तो हम लोग 1 मिनट में ख़त्म कर दिए थे, है ना। तो हेड ऑन कॉलिजन में U1 और U2 से आ रहा था टक्कर के बाद, मान लो रफ्तार V1 और V2 हो गया, तो V1 का वैल्यू ये होगा और V2 का वैल्यू ये होगा। ये वेलोसिटीज़ हैं ना कि स्पीड, मतलब विद साइन आएगा आंसर। अच्छा E क्या है, तो E है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कहाँ से आया, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कॉलिजन से, ठीक है। इसका वैल्यू था वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ऑफ कोलाइडिंग पॉइंट्स अलोंग द लाइन ऑफ कॉलिजन, है ना, डिवाइडेड बाय U1 माइनस U2। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। कोई दिक्कत, ठीक है। कहाँ रहते हो आप लोग? ओए हट आगे, जिससे हम बात कर रहे गधा कहीं का, फिर पीछे देख रहा। अबे नहीं देखे हो क्या उसको? चल बैठ जा, बाद में बात करते हैं, कोई दिक्कत। फिर लॉस इन एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी की बात किए थे, यहां तक सबको आता है। म्यू क्या था, रिड्यूस्ड मास था, इस पे चर्चा बहुत पहले से करते आ रहा है। कोई दिक्कत, पक्का। आगे चले। अब देखो इसी में कुछ स्पेशल केस की बात कर सकते हैं, थोड़ा सा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व कर रहा है, परेशान नहीं होने का, ठीक है। तो मान लो M2 जो है वो M1 से बहुत बड़ा है, M2 M1 से बहुत बड़ा है, जैसे कि M2 दीवाल हो, M2 बुलडोजर हो, ऐसा हो सकता है ना। तो अब लॉजिकली बताओ, पीछे वाला आएगा और भारी वाले को धक्का मारेगा, तो भारी वाले के रफ्तार में क्या होगा, कोई फर्क नहीं आएगा। अरे है ना, बुलडोजर जा रहा होगा सड़क पे, आप पीछे से जाना और धक्का मार देना जोर से, बोलना बुलडोजर का रफ्तार बदल जाएगा, इतना हो जाएगा, कितना, ये समझ में आ रहा। सॉल्व करके भी मैथमेटिकली दिखाते हैं कि इसका रफ्तार जो होगा V2 दैट विल अप्रोक्सीमेटली बी U2, मतलब उसके रफ्तार में कोई फर्क नहीं आएगा। लॉजिकली भी आपको ये चीज समझ में आना चाहिए, है कि नहीं। दौड़ के गए, दीवार में धक्का मारे, सर दीवार चल दिया, है कि नहीं। ऐसा अक्सर होता है आप लोग के साथ, है ना। वो सर से मारे हो धक्का तो लगता है कभी कभी, फिर चक्कर वक्कर आता तो लगता है दीवार मूव कर रहा है ना, सर से नहीं मारने का, ठीक है। नहीं होता कुछ बंदे, हम बोलते ना कि धक्का मारो दीवार मूव नहीं करता, वो अगले दिन आके हम बोलते सर किया था क्या, कैसे, सर जोर से मारे ना, फिर देखे दीवार चल रहा था, ठीक है। वैसे नहीं मारने का, ठीक है, सर से नहीं, समझ में। फिर कुछ भी मूव कर सकता है, फिर तो घूम भी सकता है, चल भी सकता है, उड़ भी सकता है ना, दिन में सितारे भी दिख सकते हैं, तो वो अलग बात। चलो आगे बात करते, हम बात करते हैं V2 की। किसकी बात करते हैं पहले, V2 की, ठीक है। हम V2 की बात कर रहे हैं, परेशान नहीं होना, कैलकुलेशन हम यहीं दिखा रहे हैं। अच्छा M2 बहुत बड़ा है, ऐसा करते हैं ऊपर नीचे M2 से डिवाइड कर देते हैं, ऊपर नीचे M2 से डिवाइड कर देते हैं, अभी लिमिट में भी सीखोगे ये चीज, है ना। M2 से जब डिवाइड करोगे तो ये टर्म क्या बचेगा, M1 बटे M2 U1। अरे कर सकते हैं ना, 2 से ऊपर नीचे कभी डिवाइड किए हो, गधा, प्लस U2 डिवाइडेड बाय M1 बाय M2 प्लस 1, और इधर कितना बचेगा, E M1 डिवाइडेड बाय बाय अच्छा M2 बहुत बड़ा है M1 से, तो मेरे हिसाब से M1 बाय M2 इज अप्रोक्सीमेटली 0। अरे है, ये टर्म 0, ये टर्म 0, ये नीचे कितना आ रहा 1 और ऊपर का टर्म 0 0, तो V2 कितना हो गया, मतलब बहुत जो बहुत बड़ा वाला मास है
उसके वेलोसिटी में कोई अप्रिसिएबल चेंज नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए। अरे होना भी नहीं चाहिए, कोई दिक्कत? अच्छा, छोटे वाले के साथ क्या होगा, थोड़ा सा उस पर भी गौर करें। छोटे वाले के साथ क्या होगा? v1, हाँ वो पूरा जीरो हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई में टर्म है जीरो। इसमें करोगे तो कितना आएगा आप ही बताओ, जल्दी से सॉल्व करो साहब। अरे वही काम इसमें भी करना, डिवाइड कर दोगे m2 से ऊपर नीचे। अरे m2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दोगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगा और ये टर्म बचेगा सिर्फ u2। तो यहां से अगेन बचेगा u2, ये टर्म जीरो नहीं होगा। m2/m2 कितना हो जाएगा 1, और ये नीचे वाला टर्म तो 1 हो जाता है, तो ये हो जाएगा प्लस e u2 माइनस e u1। अरे हो जाएगा, यानी v1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा e प्लस 1 u2 माइनस e u1। अरे होगा, मान लो इसको केस 1 बोल रहे हैं। याद रखने की जरूरत नहीं है, ये वाला तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, सिंपल सा। ये वाला याद रखने की जरूरत नहीं है, पुट करके एग्जाम में निकाल लेना। याद मेनली क्या रखना है, ये रख लो तो ज्यादा काम थोड़ा फास्ट हो जाता है ना। अरे है कि नहीं है? अच्छा, एक ऐसा भी केस हो सकता है जब m2 इज वे वे लार्जर देन m1, बट m2 जो इनिशियली था वो रेस्ट पे था, जैसे दीवाल। अरे जैसे दीवाल, अरे है ना, तो v2 कितना हो जाएगा टक्कर के बाद? उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। अरे क्या फर्क आएगा मेरे भाई, कुछ नहीं समझ में आ रहा, कुछ ना समझ में आई। अरे आई, समझ में आया, जीरो। और v1 कितना हो जाएगा? माइनस u1। मतलब अगर टक्कर मारा u1 से दीवाल में, टक्कर मारा u1 से दीवाल में, तो टक्कर के बाद eu से वापस जाने लगेगा, टक्कर के बाद eu से वापस जाएगा। बॉल गिराओ, पहला टप्पा के बाद कुछ ऊंचाई कम, फिर दूसरा टप्पा के बाद कुछ ऊंचाई कम, फिर तीसरा टप्पा के बाद कुछ ऊंचाई कम, तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ऐसा कुछ सवाल होगा। अरे है ना, लगे हाथ कर ही लेते हैं वो भी सवाल। अरे कर ले क्या, ट्राई करो। ये जमीन है, ये बॉल है, मान लो m मास का है, मास से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसको h हाइट से गिरा दिए, कितने से? h हाइट से। अरे है ना, तो ये टप्पा खा के वापस h हाइट पे जाएगा अगर e का वैल्यू 1 हो, यानी इलास्टिक कॉलिजन हो। लेकिन हम बोल रहे इलास्टिक कॉलिजन नहीं है। जो रियलिटी में क्या होता है, बॉल को जहां से छोड़ोगे टप्पा खा के वहीं नहीं आता, कुछ नीचे, फिर अगला टप्पा में कुछ और नीचे, फिर टिप 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 होता है। तो मतलब इसको छोड़ोगे, अच्छा यहाँ हम अलग अलग दिखा रहे हैं, ऐसा बॉल ऐसा जाएगा, फिर ऊपर, फिर आएगा, आगे जा नहीं रहा, हम बस दिखा रहे हैं। ऐसे हाइट कम होते होते जीरो हो जाएगा। मान लो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू इस केस में क्या था? ई था। ठीक है, ये होमवर्क है, कल डिस्कस कर लेंगे, ट्राई करके आना। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू क्या था? ई था। तो ऐसे बॉल को छोड़ोगे तो जमीन पे कितने से टकराएगा? √2gh से, और उसके बाद वापस आएगा कितने से? e√2gh से, क्योंकि जमीन तो मूव नहीं करेगा। अरे है कि नहीं? तो कितने से वापस आएगा? e√2gh से, फिर कुछ हाइट तक जाएगा, फिर गिरेगा, फिर टकराएगा, फिर e² √2gh से।
ट्राई करना, घर में ट्राई करना। तो मेरा सवाल है कि ये टोटल कितना डिस्टेंस चलेगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्प्लेसमेंट तो कोई बता देगा सर, यहां से यहां, है ना, कितना डिस्टेंस चलेगा, मतलब पहले में चलेगा, दूसरे में कुछ चलेगा, फिर तीसरे में कुछ और चलेगा, चौथे में कुछ और, पांचवें में कुछ और, छठे में कुछ और, कोई दिक्कत? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल बिफोर इट स्टॉप्स पहला, और टोटल टाइम टेकन बाय बॉल बिफोर इट स्टॉप्स। कोई दिक्कत? अरे समझ में आया? सवाल लिखो, मेरा शकल क्या तार रहे हो बे? समझ में आया? तो जल्दी से यहां तक नोट करो, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। जल्दी से नोट करो। चल आगे बात करें। दो केस की बात कर लिए। तीसरा केस, M2 इज वे वे लार्जर देन M1, और जो भारी वाला मास था वो रेस्ट पे ही था, वो रेस्ट पे था, लेकिन अब की बार बोल देते इलास्टिक कॉलिजन है। कैसा कॉलिजन है? इलास्टिक कॉलिजन। तो टक्कर के बाद V2 क्या होगा? अरे भारी वाले को क्या फर्क पड़, और V1 क्या होगा? समझ में आया? उल्टे रफ्तार से वापस हो जाएगा, मतलब उल्टी वेलोसिटी से। कोई दिक्कत? ये सब याद रह जाता है ना, थोड़ा सा फास्ट हो जाते हैं एग्जाम में। क्या? हाँ, ई का वैल्यू 1 हो जाएगा ना इफ दिस इज इलास्टिक कॉलिजन। अरे हाँ ना बोल, पक्का? अगला केस, अगर M1 M2 के बराबर हो जाए, M1 M2 के बराबर हो जाए, दोनों बराबर रफ्तार हो, और साथ में इलास्टिक कॉलिजन भी हो जाए, साथ में, इससे मत कंपेयर करना बे, यहां से शुरू करना, यहां से, है ना, इधर सोचना। तो क्या होगा अगर M1 M2 के बराबर हो जाए और E1 के बराबर हो जाए, है ना, यानी इक्वल मास का इलास्टिक कॉलिजन, तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो क्या होगा? सॉल्व करो उसमें लिख के, ठीक है? सॉल्व करोगे तो आ जाएगा V1 बराबर U2 और V2 बराबर U1, मतलब वेलोसिटी का एक्सचेंज, है ना। अगर सेम मास हो और इलास्टिक कॉलिजन हो तो पार्टिकल विल एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज। अच्छा, हेड ऑन की बात कर रहे हैं हम लोग, ऑब्लिक में मत लगा देना है, कहीं पे चेप देना, ठीक है। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन कि अगर 1 kg का बॉल है ओए, और एक kg का बॉल है, ये 4 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, ये 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, तभी टक्कर होगा, और इलास्टिक कॉलिजन है, तो टक्कर के बाद ये 2 मीटर पर सेकेंड से चलने लगेगा, और ये 4 मीटर पर सेकेंड से आगे भाग जाएगा। नहीं सॉल्व हुआ क्या? तो ठीक है ना। अरे समझ में आया? पक्का? तो एक सवाल कर लो, एक स्मूथ सरफेस, कैसा सरफेस है? स्मूथ, 2m मास है, m मास है, m मास है,
और लो एक और m मास, सबके बीच में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 है, मतलब कैसा कॉलिजन है, इलास्टिक कॉलिजन है। तो ये u रफ्तार से जाएगा, कितने से, u रफ्तार से। तो फाइनली सबकी वेलोसिटी बतानी है ना, फाइनली सबकी वेलोसिटी बतानी है। शुरू हो जाओ, फाइनली सबकी वेलोसिटी बतानी है, शुरू हो जाओ। ध्यान से देखो, यहां पे जो बच्चे वेलोसिटी एक्सचेंज लगा लिए हैं बहुत बड़े गधे हैं, है ना, बहुत बड़े गधे हैं, और आप में से लगभग गधे ही हो, ठीक है। वेलोसिटी एक्सचेंज कब होता है, जब मास सेम हो और इलास्टिक कॉलिजन हो, ठीक है। इलास्टिक कॉलिजन है मतलब कहीं वेलोसिटी एक्सचेंज कर दो ना, गधा कहीं का। तो इसका आप बिल्कुल तरीके से निकालोगे v1 और v2, है ना, बिल्कुल तरीके से निकालोगे v1 और v2, ये इससे टक्कर मारेगा। टक्कर मारने के बाद इसका वेलोसिटी हो जाएगा u/3 और इसका हो जाएगा 4u/3। करके देखो कैसे, दो तरीका, एक तो फॉर्मूला से चलो, दूसरा मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ, और एनर्जी कंजर्वेशन से भी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इलास्टिक कॉलिजन है, इलास्टिक कॉलिजन में मोमेंटम भी कंजर्व रहता है और एनर्जी भी कंजर्व रहता है। अरे समझ में आया। दूसरा तरीका, जो फॉर्मूला है उस पर सीधा सीधा चेप दो, ठीक है। तरीका नंबर 2, जो फॉर्मूला है उस पर सीधा सीधा चेप दो, तो क्या आएगा हम बताते हैं। पहले टक्कर के बाद 2m, इसका रफ्तार बचेगा u/3 और इसका रफ्तार हो जाएगा 4u/3, और इसके बाद वाला तो दोनों रेस्ट पे, अरे है ना, अरे है ना। चलो अब क्या होगा, देखो 4u/3 ज्यादा है, u/3 कम है, ये इसको टक्कर मार देगा, मारेगा। तो ये रुकेगा और ये कितने से चलने लगेगा, 4u/3 से, और फिर ये इसको टक्कर मार देगा, तो ये भी रुक जाएगा और ये कितने से चलने लगेगा, 4u/3 से। यानी अगला डायग्राम कुछ ऐसा बना, 2m u/3 m 0 और ये m, जल्दी बताओ कैसे एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटी। ये इसको दिया, ये रुक गया, ये इसको दिया, ये रुक गया, कोई दिक्कत, कुछ नहीं समझ में आया। अब ये रुक गया, ये फिर टक्कर मार देगा इसको, अरे मारेगा, मारेगा, ये इसको टक्कर मारेगा। तो ध्यान से देखो, इसका 4/3 वेलोसिटी इसको मिलता, 4/3। यहां तो थोड़ा सा तो कंपेयर कर सकते हो, थोड़ा सा तो बुद्धि है। अरे u से जा रहा था तो इसको कितना दिया, 4u/3, और खुद का 1/3 हो गया, अरे समझ में आया। तो इसका 1/3 बचेगा। अब हम कैलकुलेशन से बच रहे हैं, अदरवाइज फिर कैलकुलेशन करो, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं हमको, बट हम बुद्धि लगा रहे हैं। देखो ये u से u/3 1/3 हो गया, ये 4/3 हो गया, तो ये हो जाएगा 1/3 कितना हो जाएगा, u/9, और 4/3 क्या हो जाएगा, 4u/9, और ये 0, और ये तो चल ही रहा है। ठीक है, ये इसको टक्कर मारेगा, कितने से चलेगा, 4u/9, और ये रुक जाएगा, u/9 रुक गया, वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगा, और ये सब समझ में आएगा। रुको ना आराम से, ये अब इसको टक्कर नहीं मार सकता क्योंकि 4u/3 ज्यादा है और 4u/9 छोटा। अगेन ये इसको टक्कर नहीं मार सकता, रुका हुआ, ये इसको टक्कर मार देगा पीछे से आके। वेलोसिटी 1/3 और 4/3 इसके पास, u/27, और इसका 4u/27, और इसका 4u/9,
अब देखो इससे बड़ा ये है, सॉरी, अब ये इसको टक्कर नहीं मार सकता क्योंकि इससे छोटी वेलोसिटी इसके पास है, और ये भी अब इसको टक्कर नहीं मार सकता क्योंकि इससे छोटी वेलोसिटी इसके पास है। मस्त चलते रहेगा, मस्त चलते रहेगा। पक्का? फिर से शुरू करें एक बार तेजी से, इस बार ध्यान देना। ये सिचुएशन था, ये इसको टक्कर मारेगा, वेलोसिटी एक्सचेंज नहीं होगा, मास अलग अलग है। वेलोसिटी एक्सचेंज नहीं होगा, मास अलग अलग है। तो बिल्कुल आप तरीका लगाओगे, पहले मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लो, एक इक्वेशन, और दूसरा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बराबर होगा। दूसरा तरीका सीधा सीधा फॉर्मूला पे चेप दो, तो ये टक्कर मारने के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी u/3 और इसकी हो जाएगी 4u/3, फॉर्मूला से निकालोगे तो। ठीक है, वो हम नहीं निकाल रहे हैं, उतना तो कर लो नालायक। और ये दोनों रेस्ट पे था, अरे था। अब देख रहे हैं कि ये u/3 है, ये 4u/3 है, ज्यादा से चल रहा है, ये इसको टक्कर मार देगा। जैसे इसको टक्कर मारेगा वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगा क्योंकि सेम मास है, इलास्टिक कॉलिजन। तो ये इसको टक्कर मारेगा तो ये रुक जाएगा, ये चलेगा 4u/3 से, और ये इसको टक्कर मार देगा तो ये भी रुक जाएगा और ये चलने लगेगा 4u/3 से। कोई दिक्कत? अब ये दोनों फिर रुक गए और ये चल रहा है 4u/3 से, और ये चल रहा था u/3 से, तो ये टक्कर मार देगा इसको। अगेन इसकी वेलोसिटी 1/3 और इसकी वेलोसिटी इसके इनिशियल का 4/3, वहां से आइडिया ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा u/9 और इसका 4/3 4u/9, और ये रेस्ट पे है, ये चल रहा है 4u/3 से, ये इसको टक्कर मारेगा। अच्छा ये तो अभी पीछे u/9, उससे बड़ा है 4u/9, तो ये इसको तो अभी टक्कर नहीं मार सकता। ये इसको मारेगा तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगा, ये 0, ये 4u/9 और वो 4u/3। अब ये इसको टक्कर नहीं मार सकता, क्यों? क्योंकि वो 4u/3 है और ये 4u/9 उससे छोटा है, और ये रेस्ट पे है। अब ये पीछे वाला आके इसको टक्कर मारेगा, अरे फिर इसका 1/3 और इसका 4/3। अच्छा इसके पास वेलोसिटी तो आई 4u/27, लेकिन ये इससे कम ही रह गए, तो अब ये इसको भी टक्कर नहीं मारेगा, काम खत्म। काम खत्म। तो जल्दी से नोट डाउन करो और सारा लॉजिक लिखते जाना हर स्टेप में, क्योंकि सिर्फ लॉजिक है, कहीं कोई मैजिक नहीं है। अबे पहला सीधा फॉर्मूला लगाओ ना, v1 और v2। नहीं कुछ समझ में आ रहा और समझना है तो ये इससे टकराया, इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, इलास्टिक कॉलिजन है तो एनर्जी भी कंजर्व रहेगा। समझ में आया? तो उससे करो, ओनली लॉजिक, नो मैजिक। देखो कल हम लोग ऑब्लिक कॉलिजन कर लिए थे, 30 सेकंड लगा था, है ना। आज उसी को अप्लाई करने का टाइम आ गया। दो स्फेयर है, ठीक है, दो स्फेयर है, बिल्कुल स्मूथ है, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, टॉप व्यू है, समझना, ये हवा में नहीं चल रहा, टेबल पे रखा हुआ, और सेम साइज का, सेम मास का। ये आया इससे ऐसे टकराया यू, ठीक है, ये ऑब्लिक कॉलिजन है, क्योंकि यहां से अगर आप ध्यान से देखो तो ये होगा LOC, अरे होगा, ये होगा ना LOC, तो ये ऑब्लिक कॉलिजन है। ये इसको टक्कर मारेगा तो टक्कर के जस्ट बाद दोनों की वेलोसिटी कितनी होगी? फाइंड द वेलोसिटीज ऑफ द बॉल जस्ट आफ्टर कॉलिजन। फाइंड द वेलोसिटीज ऑफ द बॉल्स जस्ट आफ्टर कॉलिजन। शुरू हो जाओ। तीन मिनट का टाइम। चलो चलो, कोई ट्राई भी नहीं कर रहे हो, है ना, आराम से बैठ गए हो। इधर देखो, हम आपको उस दिन भी बोले थे कि जो भी चेंज होगा वो लाइन ऑफ कॉलिजन के अलोंग होगा, इसके परपेंडिकुलर कोई चेंज नहीं होने वाला, है ना। तो क्यों ना इनिशियल वेलोसिटी को दो पार्ट में तोड़ ले, एक अलोंग द लाइन ऑफ कॉलिजन और एक परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ कॉलिजन। फिर लाइन ऑफ कॉलिजन के अलोंग वो तो हेड ऑन, अरे हेड ऑन कॉलिजन, है ना। चल
तो ये हो जाएगा, ध्यान से अगर आप देखो, ये आर है, ये भी आर, अरे है क्या, ये 2R है। कैसे, अबे ज्योमेट्री, ये 2R, ये R, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। साइन 30 हाफ होता, वहीं से लगा लिए, तो ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा u साइन 30, इसके परपेंडिकुलर u साइन 30 यानी 2, और इधर सॉरी ये हो जाएगा, हाँ, और ये u cos 30 यानी u रूट 3/2। हम आपको बताएं परपेंडिकुलर वाले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इधर अगर आप सोचो तो दोनों सेम मास का है, तो इधर वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगा, यानी ये u/√3 है, तो टक्कर के बाद ये गायब हो जाएगा और ये इस डायरेक्शन में चलने लगेगा u/√3 से। कुछ नहीं समझ में आया, अरे सेम मास है, इलास्टिक कॉलिजन है, तो इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। अब एक हेड ऑन कॉलिजन दिख रहा है, जो ये u/√3 से टक्कर मारा, तो ये इधर वाला वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एक्सचेंज। अरे कल ही बताएं भाई, ऑब्लिक कुछ नया चीज नहीं है, बस इसके परपेंडिकुलर वालों को छोड़ देना और लास्ट में उसी को चिपका देना, तो इसको भूल जा। तो ये u/√3 है, तो ये तो 0 हो जाएगा, और ये चलने लगेगा इधर कितने से, अरे आप अलग दो डायग्राम बनाना, आप इसी में मत चिपका देना, u√3/2, और ये हो जाएगा खत्म। अरे हो जाएगा, ये फाइनल डायग्राम, ये u/√3 से इधर और ये u/2 से इधर। और ध्यान से देखो तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो चुका है, 90 डिग्री पे चला जाएगा, ये ऐसे और ये ऐसे। एंगल चेक कर लो, दोनों के वेलोसिटी के बीच का एंगल 90 डिग्री। कुछ नहीं समझ में आ रहा, अरे आ रहा है पक्का, चलो देख लेते हैं। बिल्कुल ध्यान से पहले सवाल को समझना, दोनों बॉल सेम साइज शेप का, इलास्टिक कॉलिजन है ना। ये बॉल रस्सी से बंधा हुआ था और बिल्कुल रस्सी से टच करता हुआ एक बॉल यू रफ्तार से छोड़ दिए, तो आके ये इसको टक्कर मारेगा, किसको, इसको। टक्कर के जस्ट बाद दोनों की वेलोसिटी बतानी, ग्रेविटी किधर है, नीचे, ग्रेविटी किधर है, नीचे, तो इसलिए हम बोले टक्कर के जस्ट बाद। बहुत देर के बाद तो फिर अलग हो, ये अलग प्रोजेक्टाइल में होगा, ये सर्कल में जो हो जाएगा, वो नहीं पूछ रहे। टक्कर के जस्ट बाद दोनों का मास सेम और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1, या मान लो ई, बिल्कुल जनरल केस, इलास्टिक नहीं मानते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई। कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत, इलास्टिक होगा तो ई बराबर 1 कर लेंगे। थोड़ा समझ में आया, दोनों बॉल सेम शेप एंड साइज का, तो आपको बताना है क्या बताना है, दोनों की वेलोसिटी बतानी है। ये भी पूछ सकते हैं कि ये जो रस्सी है वो कितना जर्क प्रोड्यूस किया, है ना, बट पहले ये तो बताओ दोनों की वेलोसिटी कितनी, ट्राई करो। चलो ट्राई करते हैं, ठीक है।
ये यू से आ रहा है, ठीक है, इसी का डायग्राम बना रहा है जस्ट बिफोर कॉलिजन, जस्ट बिफोर कॉलिजन। तो ये एंगल 30 होगा, 30 होगा ना, अभी तुरंत बताया वहाँ पे, बिल्कुल वैसे ये एंगल 30 होगा। तो इसको थीटा बोल रहा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा, अरे है ना, पक्का। तो ये हो जाएगा u cos 30 अलॉन्ग लाइन, टक्कर वाले लाइन के अलॉन्ग कितना हो जाएगा, u√3/2, और इधर u/2, कैसे, u sin 30। कोई दिक्कत, अरे हाँ ना बोल, इसकी वेलोसिटी तो 0 है, अरे है ना। अच्छा, टक्कर के बाद 100% श्योर हैं कि इसकी वेलोसिटी स्ट्रिंग के अलॉन्ग तो नहीं हो सकती। स्ट्रिंग के अलॉन्ग होगी तो स्ट्रिंग टूट जाएगा या स्ट्रिंग लंबा हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आप बोलोगे कि सर जब इस पर टक्कर लगेगा तो इधर तो वेलोसिटी आएगी, उसको स्ट्रिंग खत्म कर देगा एक झटका लगा के। यहां पे जो स्ट्रिंग में टेंशन आएगा वो कैसा टेंशन होगा, इंपल्सिव टेंशन होगा। ये बॉल जब ऐसे गिरेगा ना तो स्ट्रिंग चाहेगा नीचे जाना, लेकिन वो झटका उसको नहीं जाने देगा, है ना, तो इस डायरेक्शन के वेलोसिटी को खत्म कर देगा। तो यहां पे टेंशन कैसा होगा, इंपल्सिव, मतलब वर्टिकल में हम मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते हैं। आप बोलोगे सर इन दोनों को सिस्टम ले लेते हैं, दोनों बॉल को, हम बता रहे हैं आप कहां कहां गलती करते हो और क्या नहीं करना। अगर दोनों बॉल को सिस्टम ले लेंगे तो आप बोलोगे कि सर ये जो नॉर्मल है इंपल्सिव नॉर्मल, वो तो इंटरनल हो जाएगा, और mg है वो कैसा है, नॉन इंपल्सिव है, तो बहुत छोटे टाइम के लिए इग्नोर मार दो और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में मोमेंटम कंजर्व कर दो। नहीं कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल में कर सकते हो लेकिन वर्टिकल में नहीं कर सकते हो, क्योंकि वर्टिकल में एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स भी है। कौन है वो, टेंशन। अरे इन दोनों को अगर आप सिस्टम ले लो तो टेंशन जो हो जाएगा वो एक्सटर्नल फोर्स है जो कि नेचर में इंपल्सिव है, तो इसके इफेक्ट को इग्नोर नहीं किया जा सकता। टेंशन के इंपल्स को जीरो नहीं मान सकते हो, यानी वर्टिकल में मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते हो। कर सकते हो क्या, कर सकते हो क्या, नहीं। बॉल की वेलोसिटी इधर कुछ हो गई v2, कोई दिक्कत, रस्सी के परपेंडिकुलर। अच्छा, अलोंग द लाइन ही वेलोसिटी में चेंज आएगा, लाइन के परपेंडिकुलर तो कोई फोर्स नहीं है देखो इस पे, इस बॉल पे, तो इसका u/2 तो मेंटेन रहेगा, और लाइन के अलोंग वाला पहले क्या था, u√3/2, अब कितना हो गया, v1, है ना, अननोन है तो एक नया नाम देना पड़ेगा, v1। कोई दिक्कत, अरे हाँ ना बोलते जान। दो तरीका है, मोमेंटम से भी कर सकते हो, इंपल्स से भी कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल में मोमेंटम कंजर्व कर देना, उससे भी हो जाएगा। और एक इक्वेशन ई का लिखना पड़ेगा, किसका, ई, ठीक है। हम इंपल्स से समझा रहे हैं, किससे समझा रहे हैं, आप मोमेंटम कंजर्वेशन से ट्राई कर, हम इंपल्स से समझा रहे हैं। यहां पे नॉर्मल का इंपल्स इस पे लगेगा इधर, और इस पे लगेगा इधर, अरे लगेगा, ये है इंपल्स किसका, नॉर्मल का, और इस पे भी इंपल्स नॉर्मल का इधर लगेगा, अरे लगेगा। अच्छा, टेंशन का इंपल्स सिर्फ किस पे लगेगा, बॉल पे, कोई दिक्कत, अरे हाँ ना बोल। अच्छा, इस पे mg का भी इंपल्स लग रहा होगा, वो क्यों नहीं लिख रहा है, क्योंकि नॉन इंपल्सिव फोर्स है, बहुत छोटे से टाइम के लिए उसको इग्नोर कर सकते हैं, उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो इस पे jn किधर लग रहा है, इधर, इसी को प्लस मान ले या उल्टे को प्लस मानोगे, उल्टे को प्लस मान लेते हैं, ठीक है। इस बॉल के लिए लिख रहा है, ध्यान से देखना, इस लाइन के अलोंग, इस लाइन के अलोंग इस बॉल पे एकमात्र इंपल्स कौन है, jn। कोई दिक्कत, बराबर चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल अलोंग दैट लाइन, अरे इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, तो चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम क्या लिखोगे, m
V1 माइनस mu √3/2। कोई दिक्कत? इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इस बॉल के लिए लिखें, बोलो। बॉल पे 2 इंपल्स है, ठीक है। ऐसा करते हैं, बॉल के लिए ऐसे कर लेते हैं, एक्सिस, ये x, ये y। कोई दिक्कत? ये एंगल थीटा, तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा। तो इस पे हॉरिजॉन्टल में इंपल्स क्या हो जाएगा? Jn साइन थीटा, यानी Jn साइन थीटा बराबर mv2, हाँ कि ना? अरे Jn का जो कंपोनेंट इधर है इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। x में मोमेंटम चेंज क्या है? फाइनल मोमेंटम है mv2 और इनिशियल मोमेंटम 0। इक्वेशन नंबर 2। अरे हाँ ना बोल। अरे थोड़ा सा भी डाउट है पूछो ना मेरे भाई। इसके लिए इसको x मान लिए हैं, इस बॉल के लिए ऐसे माने हैं x y। तो दिक्कत? चल बॉल के लिए y में लिखें। अरे y में लिखें तो y में कोई भी मोमेंटम चेंज आ नहीं रहा, पहले भी 0 था, अभी भी 0 है। मतलब y में जो नेट इंपल्सिव फोर्स है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा होगा, यानी Jn cos 30 मस्ट बी इक्वल टू Jt। अरे होगा Jn cos 30 बराबर Jt। कितना अननोन? 4 अननोन है, V1 V2 Jn Jt, V1 V2 Jn Jt। कितना इक्वेशन? एक कहां से आएगा? E रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। किसका? बॉडी का नहीं, पॉइंट ऑफ कॉलिजन का, अलोंग द लाइन ऑफ कॉलिजन। अरे होगा, लिखते हैं, ध्यान से देखना। E बराबर सेपरेशन का रफ्तार, देखो सेपरेशन का रफ्तार ये V2 से जा रहा है, लेकिन इसका कंपोनेंट जो लाइन ऑफ कॉलिजन के अलोंग होगा वो क्या होगा? बिल्कुल ध्यान से देखना, ये V2, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, तो V2 का इधर कंपोनेंट क्या होगा? इधर जल्दी बताओ। V2 साइन 30। तो सेपरेट किस रफ्तार से हो रहा होगा? ये पॉइंट V2 साइन 30 से जा रहा होगा और ये पीछे से आ रहा होगा V1 से, तो सेपरेशन हो जाएगा V2 साइन 30, यानी V2/2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय लाइन ऑफ कॉलिजन के अलोंग ले रहे हैं। अरे है ना, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो देखो ये पॉइंट इधर तो मूव ही नहीं कर रहा था पहले, ये इधर आ रहा था कितने से? u√3/2 से। E नोन है, अननोन नहीं है। E नोन है, E अननोन नहीं है। E दिया हुआ, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन
M1 बराबर M2 बराबर M E दिया हुआ ना, ई का वैल्यू ई दिया हुआ E का वैल्यू E दिया हुआ, इलास्टिक होगा तो 1 रख लेना। अरे समझ में आया, अरे समझ में आया, समझ में आया। 4 अननोन 4 इक्वेशन, और मेरे हिसाब से ये ब्रिलियंट सवाल है, ये एक ब्रिलियंट सवाल है। पूरा ऑब्लिक कॉलिजन एक सवाल में। अब जिसको दिन काटना है ऐसा ही एक और सवाल आपको दे देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि वो सवाल बिल्कुल यही सवाल है ना। इसी का इक्विवेलेंट सवाल, एक प्लैंक जमीन पे रखा हुआ, ध्यान से सुनना, प्लैंक जमीन पे रखा हुआ फ्रिक्शनलेस सरफेस है, और एक बॉल है जिसको यू रफ्तार से गिरा दिए, कितने से, यू से। टक्कर के बाद दोनों की वेलोसिटी बतानी है। ध्यान से देखो, ये सवाल और ये सवाल में कोई अंतर नहीं है। बोल देते हैं चलो इसका भी मास m है और इसका भी मास m है, और ये एंगल कुछ दे देंगे थीटा वीटा, है ना, और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E है। देखो अगेन, जैसे ये कंस्ट्रेंट था, ये नीचे मूव नहीं कर सकता, सिर्फ हॉरिजॉन्टल में मूव कर सकता, वैसे ये भी कंस्ट्रेंट है, ये नीचे मूव नहीं करेगा, हॉरिजॉन्टल में मूव करेगा। अच्छा सर, यहां पे वर्टिकल में मोमेंटम कंजर्व नहीं कर पाए थे, यहां भी वर्टिकल में मोमेंटम कंजर्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नीचे से जो नॉर्मल लगेगा वो इंपल्सिव नॉर्मल होगा, बिल्कुल इस टेंशन की तरह। जो नॉर्मल जमीन लगाएगा उस वेज पे वो इंपल्सिव नॉर्मल होगा। ये जब इस पे गिरेगा तो नीचे से झटका लगेगा, तो ये नॉर्मल और ये टेंशन, दोनों देखो एक ही डायरेक्शन में इंपल्सिव है। अरे है कि नहीं है, कुछ ना बुझाई। तो दोनों सवाल एक ही है। अब जो आपसे टाइम पास करवाना है ये भी करवाएगा, ये भी करवाएगा। आप बोलोगे वाह सर कितना सवाल करवाते हैं, और तो और एक सवाल के बाद दूसरा टफ सवाल भी अपने से बन जाता है, बट रियलिटी में यही है। अरे समझ में आया, सच्चाई को समझो। सवाल तो अपने पास बहुत कम है, देखते हो 3 सवाल करवाए थे मोमेंटम कंजर्वेशन में, स्प्रिंग वाला, वेज पे ससरने वाला और फ्रिक्शन वाला। वो 3 सवाल 3 बार करवाए। अरे है कि नहीं, एक बार मोमेंटम कंजर्वेशन से करवाए, एक बार रिड्यूस मास से करवाए, कुछ नहीं समझ में आया। याद आ रहा है? चलो लिखो जल्दी से और सारी बातों को नोट करो अपने लैंग्वेज में। ओह अंकित, अब बाहर चले जाओगे, अब बाहर चले जाओगे, ठीक है। एक टॉपिक आप लोग बहुत जगह देखोगे, दैट इज कॉल्ड बट हम आपको बोलते हैं टॉपिक गलत, ये टॉपिक ही गलत, क्योंकि वेरिएबल मास, मास का वेरिएशन एक ही जगह होगा जहां मास वेरी कर रहा होगा, एंड दैट इज न्यूक्लियर फिजिक्स, है ना। अभी तक हम जो भी सिस्टम में लगाए, ध्यान देना, सिस्टम का मास कभी वेरी नहीं कर रहा था, ठीक है, कुछ सिस्टम से अलग हो रहा फिर, लेकिन वो पूरा सिस्टम का हिस्सा ही रहता था, पहले भी और बाद में भी। तो यहां भी वही होता है, बट लोग इसका नाम रख देते हैं वेरिएबल मास। ये वेरिएबल मास सिस्टम नहीं है। वेरिएबल मास बस एक जगह पर रहेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स में, जहां मास कम हो रहा होगा, ज्यादा हो रहा होगा, है ना, अभी नहीं, है ना। तो क्या नाम होना चाहिए? तो बेसिकली इसको अगर सही से बोलो तो बोल सकते हो एडवांस एप्लीकेशन ऑफ इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, एडवांस एप्लीकेशन फॉर इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, एडवांस एप्लीकेशन ऑफ इंपल्स मोमेंटम थ्योरम फॉर कंटिन्यूअस वेरिएशन, फॉर कंटिन्यूअस वेरिएशन, कंटिन्यूअस वेरिएशन। कोई दिक्कत? समझ में आया? फॉर कंटिन्यूअस वेरिएशन, या इसका जो एक अच्छा नाम है दैट इज कॉल्ड रॉकेट प्रपल्सन, ठीक है। हम लोग लास्ट टॉपिक कर रहे हैं रॉकेट प्रपल्सन,
ठीक है, रॉकेट प्रपल्सन। कोई दिक्कत? तो अब हम लोग किसकी बात करेंगे? रॉकेट प्रपल्सन की, या वेरिएबल मास जिसको आप लोग बोलते हो, जो कि गलत है ना, जो कि गलत है। कोई दिक्कत? अब देखो सिंपल सा, हम सब कुछ पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, है ना, दुनिया में हम सब कुछ क्या करके चलते हैं? पॉजिटिव मान के चलते हैं। बाकी वेक्टर है तो डायरेक्शन वायरेक्शन अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चल, एक बड़ा सा मास है m मास, जो कि v वेलोसिटी से चल रहा है। कोई दिक्कत? एक m मास है जो कि v वेलोसिटी से चल रहा है। एक दूसरा मास है, बहुत छोटा सा मास है इसके रिस्पेक्ट में, जिसको हम बोल रहे हैं डेल्टा m, और ये मान लो u वेलोसिटी से चल रहा है। कितने से? एक ही लाइन के अलॉन्ग हो जरूरी नहीं है, ठीक है, वेक्टर है, बिल्कुल वेक्टर की तरह ऐड वैड करेंगे हम, बस इतना ध्यान रखें। कोई दिक्कत? और देखना, जो मास सिस्टम का बिफोर था वही आफ्टर भी होगा, ये याद रखना। इसलिए हम बोलते हैं वेरिएबल मास इसका सही नाम नहीं है। हम बोलते हैं कि ये जाके इससे कंबाइंड हो गया। अलग भी हो सकता है, जैसे रॉकेट में गैस निकल रहा होता है ना, तो डेल्टा एम मास निकल भी सकता है और डेल्टा एम मास ऐड भी हो सकता है। कुछ ऐसा जैसे एक ट्रॉली जा रहा है, ऊपर से बालू गिरा दिए, है ना, ये जाके ऐड हो गया और मेरा नया सिस्टम बनेगा, उसका मास क्या हो गया? डेल्टा एम। अरे सिंपल सा फंडा, अरे है ना, हे भगवान, अरे है कि नहीं है? और इसकी वेलोसिटी जो पहले v थी, इस m की वेलोसिटी वो चेंज होके कितनी हो गई? v प्लस डेल्टा v, v प्लस कुछ चेंज विथ सम चेंज। अरे डेल्टा v मतलब चेंज इन वेलोसिटी। कोई दिक्कत? मान लेते हैं मेरे इस सिस्टम पे, ये देखो पहले भी यही सिस्टम था, बाद में भी यही सिस्टम है। इस सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स क्या था? F एक्सटर्नल। इस सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स क्या था? F एक्सटर्नल। कोई दिक्कत? पक्का? अच्छा, हम बोलते हैं जो फॉर्मूला डिराइव करेंगे उस चक्कर में ज्यादा पढ़ना भी मत, तरीका पे जाओ, है ना, क्योंकि तरीका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि सिर्फ फॉर्मूला के चक्कर में रहोगे तो कई बार चीजें और कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं, आसान होने के बजाय कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी, ठीक है। इसलिए हम बोल रहे जो तरीका बता रहे हैं उसको सीख। पहले भी सिस्टम का मास m और डेल्टा m था, अभी भी सिस्टम का मास m प्लस डेल्टा m ही है, मास में कोई वेरिएशन नहीं आया, है ना। कल वाले क्लास में कॉलिजन का सवाल करवाएंगे और कुछ वेरिएबल मास का सवाल करवाएंगे, खत्म, ठीक है। तो जो होमवर्क देंगे वो करके आना, ठीक है। चलो, सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स है F एक्सटर्नल, हम डेल्टा, अच्छा ये होने में ये t टाइम पे था सिचुएशन, और ये कब है? t प्लस डेल्टा टी, है ना। अच्छा, तो इस दौरान जो इस एक्सटर्नल फोर्स का इंपल्स होगा वो कितना होगा? अरे यही होता ना इंपल्स, एफ डी टी का इंटीग्रेशन, तो वो तो टी टाइम के लिए, अगर बहुत छोटे टाइम के लिए निकाल रहे तो एफ डेल्टा टी। और इंपल्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। अरे इंपल्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, यानी फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, m प्लस डेल्टा m इंटू वी प्लस डेल्टा वी, यही होगा ना फाइनल मोमेंटम। मास इंटू वेलोसिटी माइनस इनिशियल मोमेंटम, m इंटू वी प्लस डेल्टा m इंटू यू। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? तो यहां से अगर हम बोलें कि F एक्सटर्नल डेल्टा टी, ये इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करो तो ये हो जाएगा m v प्लस डेल्टा m
v है ना, एम वी प्लस डेल्टा एम वी प्लस एम डेल्टा वी प्लस डेल्टा एम डेल्टा वी माइनस एम वी माइनस डेल्टा एम यू। अरे एक्सपेंड करना आता है। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन याद हो तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बहुत छोटा दो टर्म है, डेल्टा एम डेल्टा वी, और दो छोटा छोटा बहुत छोटा टर्म को मिलाओगे तो क्या होगा, और छोटा होगा। अरे फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन याद है? कुछ नहीं याद है, चल। हाँ, एफ एक्सटर्नल डेल्टा टी बराबर, अच्छा ये भी कैंसिल आउट हो रहा है। अरे हो रहा है, तो बच रहा है एम डेल्टा वी, एम डेल्टा वी, और थोड़ा अच्छे से लिखो तो इसको लिख सकते हो डेल्टा एम इंटू यू माइनस वी। अच्छा, अगर बात करें रॉकेट के केस में तो ये मेरा रॉकेट होगा और ये धुआं होगा। तो मेन मास है और जो मास वो इजेक्ट कर रहा, जो ये ऐड हो रहा है, ऐड नहीं होता जनरली, उल्टा कर लेंगे, माइनस कर लेंगे तो काम हो जाएगा। तो ये मेरा मेन मास है और ये जो मास निकल रहा है या ऐड हो रहा है। अरे है ना, अरे है ना, पक्का। उल्टा सवाल भी एक बार आता है कभी कभी। उल्टा सवाल कैसे आ सकता है पता है? रॉकेट उड़ रहा है स्पेस में और ये स्पेस के डरवीज हैं, डस्ट, जो आके रॉकेट से चिपक जाते हैं, तो भी रफ्तार चेंज हो सकता है, वेलोसिटी चेंज हो सकती है ना। स्पेस डरवीज बोलते हैं इसको, है ना। अरे स्पेस का कचरा वो आके आपके रॉकेट से चिपक गया, है कि नहीं। एक्सटर्नल फोर्स क्या हो सकता है? ग्रेविटेशनल फोर्स बाहर से काम कर रहा हो। स्पेस में एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अरे हाँ ना बोल, समझ में आया? पक्का। चल अभी बहुत चीज बताएंगे इसमें, परेशान नहीं होना, ये तो बस एक डेरिवेशन कर रहे हैं आपके सामने और एक तरीका आपको सिखा रहे हैं। क्या क्या इंपल्सिव? इंपल्सिव फोर्स नहीं है बे, एक्सटर्नल फोर्स का इंपल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम। जब जीरो होना होगा तो जीरो जीरो बैठा देंगे, हम मान के चल रहे हैं। इसको इधर ले जाओगे तो एफ एक्सटर्नल इंटू डी टी बराबर चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, वही तो लिखे। चल यहां तक में कोई दिक्कत? हाँ ना बोलते जाना। इस चीज को अगर ध्यान से देखो तो ये जो आपका एग्जॉस्ट है उसका रिलेटिव वेलोसिटी है मेन मास के रिस्पेक्ट में। अरे मेन मास का वेलोसिटी v है तो मेन मास पे बैठ जाओगे तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो। और इसका क्या दिखेगा? u माइनस वी, है ना। तो आप बोल सकते हो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट या मेन मास। अरे हाँ ना बोल, है ना। अरे है ना। ऐसा करो डेल्टा टी से डिवाइड कर दो और लिमिट ले लो t टेंडिंग टू 0, तो ये हो जाएगा m dv बाय dt माइनस dm बाय dt, और इसको हम लोग लिख देते हैं u रिलेटिव। क्या लिख देते हैं? u रिलेटिव। तो ये फॉर्मूला आपको किताब में मिल जाए।
बट हम चाहते हैं कि इसके पीछे का जो तरीका है वो सीखो आप, है ना। ध्यान से देखो तो ये सिस्टम का मास नहीं है, ये रॉकेट का बचा हुआ मास है ना, m। और dm/dt क्या हो जाएगा, जिस रेट से एग्जॉस्ट निकल रहा है या आ रहा, अगर निकल रहा होगा तो मास घट रहा होगा, तो dm/dt कैसा टर्म हो जाएगा, निगेटिव टर्म हो जाएगा। अरे अगर कुछ एग्जॉस्ट निकल रहा होगा, है ना, तो मास क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। तो dm/dt जो टर्म होगा, जो अगर लिखा हुआ कि रॉकेट से धुआं 10 kg/s से निकल रहा, तो यहां 10 नहीं पुट करोगे, -10 पुट करोगे। समझ में आया, अरे समझ में आया, ठीक है। अच्छा, ये dv/dt क्या है, एक्सिलरेशन किसका, रॉकेट का, क्योंकि v रॉकेट की वेलोसिटी है। किसकी वेलोसिटी है, रॉकेट की। तो dv/dt किसका एक्सिलरेशन है, रॉकेट का एक्सिलरेशन। समझ में आया। और इस चीज को हम लोग बोलते हैं थ्रस्ट फोर्स। इसी चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, थ्रस्ट फोर्स भी बोलते हैं। मतलब जो धुआं निकलने से रॉकेट पे फोर्स लगता है ना, वो यही है। अब आप बोलोगे सर कैसे, बहुत आसानी से प्रूफ किया जा सकता है। मान लो ये एफ एक्सटर्नल क्या है, 0, तो ये हो जाएगा m dv/dt, मतलब मास ऑफ रॉकेट इंटू एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट इक्वल टू फोर्स ऑन रॉकेट। अरे होगा, ये एफ एक्सटर्नल तो पूरे सिस्टम का एक्सटर्नल फोर्स है ना, वो जो रॉकेट पे जो धक्का लगा रहा है कौन, धुआं, एग्जॉस्ट, वो है dm/dt u रिलेटिव। dm/dt u रिलेटिव, इसलिए उसको कौन सा फोर्स बोलते हैं, थ्रस्ट फोर्स। थ्रस्ट धक्का वाला। समझ में आया, पक्का तो लिख लो, मेडिकल में वही टर्म इंपॉर्टेंट है नीट वालों के लिए, dm/dt u रिलेटिव। बस थ्रस्ट फोर्स का वैल्यू उनसे पूछ लेता है ना। आप लोग से ज्यादा कुछ नहीं पूछता, आपसे बस वही पूछता है कि एक रॉकेट है जिससे 10 kg/s से धुआं निकल रहा है, और रॉकेट के रिलेटिव इसकी वेलोसिटी 800 मीटर/सेकंड है, तो बताओ रॉकेट पे कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, अरे समझ में आया। और यहां पे ये u रिलेटिव है, रॉकेट के रिलेटिव किस रफ्तार से धुआं निकल रहा, समझ में आया, अरे समझ में आया, पक्का। तो एफ एक्सटर्नल इक्वल टू m dv/dt माइनस dm/dt u रिलेटिव। अब एक समझदार बच्चा होता, जो कि आप नहीं हो, तो वो हमसे क्या पूछता, हम बताते हैं। ठीक है, वो पूछता सर इतना मेहनत किए हो क्या सर आप भी, हम तो जानते हैं सर कि सिस्टम का मोमेंटम क्या होता है सर, mvcm। अरे होता है ना, डाउट पूछ रहे, पहले अभी डाउट बता रहे जो कि आपको नहीं आए, तो पहले डाउट क्रिएट कर, फिर डाउट का सॉल्यूशन भी हम ही देंगे, वो भी आपसे नहीं। कोई दिक्कत, डिफरेंशिएट कर दीजिए सर। तो dp सिस्टम बाय dt को क्या बोलते हैं, एफ एक्सटर्नल बोलते हैं बे, इज इक्वल टू, सर चेन रूल लगा दीजिए ना, यहां पे प्रोडक्ट रूल, यहां पे लिख दीजिए सर m dvcm बाय dt प्लस dm/dt vcm। अरे हाँ ना बोल, अरे हाँ ना बोल, है कि नहीं है। ये काहे का लगा रहा, इसमें क्या दिक्कत, अबे ये काहे का लगा रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है। ये क्यों लगा रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है, डाउट समझ में आया। और दोनों अलग अलग क्यों दिख रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, नहीं आ रहा ना। अरे इतना मेहनत करके वहां क्यों गए, सीधा ये मस्त एक लाइन में। तो ध्यान से सुनो,
बिल्कुल ध्यान से सुनना। यहां पे एम डी वी सी एम बाई डी टी जो है, ये डी वी सी एम बाई डी टी, ये रॉकेट का एक्सेलरेशन नहीं है, ये आपके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है, पहली बात है ना। अब रॉकेट से धुआं निकल गया है ना, तो रॉकेट से ऐसे धुआं निकला तो इसका सेंटर ऑफ मास अभी भी वही होगा। अगर रॉकेट स्पेस में है ना, अरे रॉकेट स्पेस में है ना, तो भले रॉकेट आगे जा रहा होगा, धुआं पीछे जा रहा होगा, लेकिन उनका सेंटर ऑफ मास वही होगा। अबे हमको धुआं के एक्सेलरेशन से क्या लेना देना, हम किसके एक्सेलरेशन में इंटरेस्टेड है, बट ये किसका एक्सेलरेशन देगा, सेंटर ऑफ मास का, जिसमें धुआं भी इंक्लूडेड है। क्या करेंगे, धुआं का एक्सेलरेशन निकाल के धुआं धुआं कर देंगे सर। समझ में आया, गलत कुछ भी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है, बट इसमें धुआं का एक्सेलरेशन आ रहा है साथ में, बेसिकली रॉकेट का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आ रहा, जिसमें धुआं भी इंक्लूडेड है। तो क्या झूठ मूठ में धुआं धुआं किए जा रहे। हमको किसके एक्सेलरेशन में इंटरेस्ट है, रॉकेट के, और उसका एक्सेलरेशन वहां से आएगा, वहां से। समझ में आया, समझ में आया। दूसरा चीज डीएम बाई डी टी, इसमें एम कौन सा मास है, आप सोच रहे हो ना ये एम रॉकेट का मास है, नहीं, ये एम सिस्टम का मास है, जिसमें धुआं भी इंक्लूडेड है। और सिस्टम का मास तो कभी चेंज होगा नहीं, तो ये टर्म तो अपने आप जीरो हो जाएगा, तो फिर वही आ जाएगा जो पढ़े हो अभी तक। और ये एम सिस्टम का मास है, तो ये सेंटर मास का एक्सेलरेशन आ रहा, और ये एम क्या रॉकेट है, नहीं, ये तो सिस्टम का मास है जो कि कांस्टेंट रहेगा हमेशा, बट यहां वाला एम चेंज होता रहेगा, है ना। मान लो धुआं आर के जी पर सेकेंड से निकल रहा, तो इस एम का वैल्यू क्या हो जाएगा पता है, इस एम का वैल्यू हो जाएगा एम नॉट, जो इनिशियल मास था, माइनस आर टी। अरे हो जाएगा, आर के जी पर सेकेंड धुआं निकल गया, तो टी टाइम के बाद मास कितना बचेगा, बट ये एम हमेशा एम ही रहेगा, क्योंकि ये सिस्टम का मास है। समझ में आया, तो वो उतना मेहनत करना पड़ा धुआं को सेपरेट करने के लिए, नहीं तो सब धुआं धुआं हो जाएगा। समझ में आया, तो ये तरीका पे जाके खुद से 2 बार बनाना, कुछ नहीं किए हैं, बस सिर्फ ये लिखे हैं कि एक्सटर्नल इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। अरे है ना, कुछ नया किए हैं, कुछ भी नया नहीं किए। समझ में आया, तो ये 1-2 बार डिराइव करने की कोशिश करना खुद से, ठीक। फिर एच सी वर्मा में एक सवाल है, उसको ट्राई कीजिएगा, एच सी वर्मा ला। और यूरोडोव का सवाल 1.181, क्या वेरिएबल मास का कुछ सवाल है, हम एक सेकंड देख के बताते, क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ होगा, हाँ 1.178 से 1.184 ट्राई करना, अच्छा सवाल सब। 1.178 से 1.184 यूरोडोव में सब वेरिएबल मास का सवाल है। और एच सी वर्मा में एक सवाल है, टॉपिक के टर्म में ही है, तो उसको खुद से एक बार डिराइव करने की कोशिश करना, रॉकेट propulsion, ठीक है। ये टॉपिक के टर्म में वो बनाए हुए हैं, तो आप उसी को खुद से डिराइव करने की कोशिश करना इस अप्रोच से, ठीक है। उनका सॉल्यूशन मत देखिएगा, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि उसमें आंसर दिया हुआ है ना। सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस तो आपको आंसर देख के आता है कि नहीं, तो यहां भी आएगा। और बाकी फिर ये ट्राई कीजिएगा, कोई दिक्कत। तो कल का क्लास मतलब खत्म हो गया, टॉपिक खत्म, सब इंपॉर्टेंट चीज बता दी। अब सिर्फ इस पर डिस्कशन और डाउट करेंगे अगले क्लास में। तो अगले क्लास में सेंटर ऑफ मास मोमेंटम खत्म। फिर एक दिन ऐसे ही आएंगे जिसमें डाउट पे चर्चा करेंगे, इसका डाउट हम बाद में करते रहेंगे, रिवीजन में डील करते रहेंगे, ठीक है। एक दिन हमको करना है इस पे क्रॉस प्रोडक्ट, बच गया आप लोग का, है ना। तो 10 मिनट 15 मिनट हमको लगेगा क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा देंगे। हाँ बोल।